हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th हिस्ट्री। और देखिए, देखते देखते हमारा सफ़र कितना लंबा चल गया। चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब से पहले या जब मैंने शुरू किया था मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी कंटिन्यू रहेगी, बट नाउ आई एम वेरी श्योर दैट वी विल कवर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ बाय दिस ईयर। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर एवरीथिंग। मतलब एक बहुत ही प्यारी सी लाइन्स है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि सफ़र अकेले शुरू किया था, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे लोग मिलते चले गए और कारवां बन गया। अभी कारवां देखते हैं कब बनता है, बट बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सो इस चैप्टर का नाम है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। अब इंडिजीनियस टर्म का मतलब क्या है? इंडिजीनियस टर्म मीन्स दैट belongs to the origin. Indigenous means belongs to origin. अब belongs to origin का मतलब क्या है? यानी कि आपने मान लो ये आपका कंट्री है इंडिया, और इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, वो यहाँ पे क्या है? इंडिजीनियस है। डिस्प्लेसिंग का मतलब क्या है? उनको वहां से हटा के कहीं और कर देना, या उनको वहां से हटा ही देना। और पीपल मतलब लोग। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से दूसरे लोग आए एक पर्टिकुलर जगह पे, और उन लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया, या वो लोग किसी वजह से मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया, और वो लोग यहाँ पे आके सेटल हो गए। सो दैट इज डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। अब इसके अंदर छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें हम कवर करेंगे कि किस तरीके से जो हिस्ट्री है वो सब चीज़ों को डिस्क्राइब करती है। अब हमने क्या देखा, जो नेटिव पीपल थे ना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के, आप ये देखो लास्ट टू लास्ट चैप्टर में हमने यही देखा कि किस तरीके से तबाही मचाई गई थी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। तो जो नेटिव पीपल थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। चैप्टर 8 में हमने देखा कि पहले स्पेनिश पुर्तगीज ये काम किया करते थे, वो कॉलोनाइजेशन करा था उन्होंने साउथ अमेरिका में। बट 18th सेंचुरी से जो कुछ एरियाज थे साउथ अमेरिका के, सेंट्रल अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, इवन न्यूजीलैंड के, वहाँ पे यूरोप के बंदे आके रहने लगते हैं। अब देखिए, स्पेन और पुर्तगीज जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं इस बात को। उन्होंने बस ठीक है 2-4 जगह पे अटैक किया, बट उस अटैक से उन्होंने अपना प्रॉफिट अर्न नहीं किया, या फिर अगर किया तो उसको नष्ट कर दिया। बट अब जो ये फ्रांस वगैरह के लोग थे, मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ये बहुत चालाक थी। ये जाते थे, अटैक करते थे, मार काट करते थे, और वहाँ से प्रॉफिट कमाते थे। इंडिया में भी तो उन्होंने यही किया ना। जो अंग्रेज आए यहाँ पे, उनका मेन मकसद क्या था? प्रॉफिट कमाना। भले ही हम सब लोगों को मार दिया जाए, काट दिया जाए, हमारी जिंदगी तबाह कर दी जाए, उनको प्रॉफिट चाहिए। यही होता है कैपिटलिस्ट सोच, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पे आप लोगों का ख्याल नहीं रख रखते हो, वहाँ पे आपको सिर्फ पैसा चाहिए, और उस पैसे के लिए आप किसी भी हद तक गिनने को तैयार हो। तो जो यूरोपियन इनहैबिटेंट्स थे, अब जो यूरोपियन सेटलमेंट का मतलब होता था वहाँ पे कॉलोनीज, जैसे कि वो नेटिव पीपल को या तो स्लेव बनाते थे, या उनको दूसरे एरिया में फेंक देते थे, या मार देते थे, और खुद वहाँ पे सेटल हो जाते थे, और वो उसको अपनी कॉलोनी बोला करते थे कि हमारी कॉलोनी है। अब जब यूरोपियन इनहैबिटेंट्स थे, वो जब ये सारी चीज़ें, ये सारी कंट्रीज यूरोपियन इनहैबिटेंट से फ्री हुई, या एक तरीके से आज़ाद हुई, तो इनको मदर कंट्री बोला गया था। अब जो ये कंट्री जब आज़ाद हो भी गई ना, तो इसके अंदर बहुत सारे यूरोपियंस ऑलरेडी सेटल्ड थे, जो अपनी रियल वाली मदर कंट्री से अलग हो गए थे। मान लो कोई बंदा फ्रांस में रहता था, उसने सोचा भाई ठीक है जी, ये नया नया अमेरिका डिस्कवर हुआ है, हम यहीं आके रहते हैं, ये बढ़िया जगह है, और मस्त ज़मीन मिल रही है, काम धंधा भी सही है। तो वो आके यहीं पे सेटल हो गए। तो अब उनका पूरा परिवार खुद को फ्रेंच नहीं बोलता है, खुद को अमेरिकन बोलता है। तो ये वाली सारी चीज़ें बहुत हुई है। हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारे जो एंग्लो इंडियंस जिनको हम कहते हैं, वो यूरोपियन ओरिजिन के, यानी कि वो इंग्लैंड के ओरिजिनेटेड है, ब्रिटिशर्स हैं, बट दे आर नाउ पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनके जो भी पूर्वज थे वो इंडियन थे, वो यहीं पे आके सेटल हो गए थे, एंड दे थिंक इंडिया एज देयर कंट्री। सो इन द 19th एंड 20th सेंचुरी जो पीपल थे एशियन कंट्री से, वो भी इन कंट्री में जाते हैं। मतलब आज जो ये यूरोपियंस हैं, वो एशियंस हैं, ये इन कंट्रीज की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है। अगर हम ओरिजिनली बात करें तो उनके अपने लोग तो बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे उनको ट्रीट अच्छे से नहीं किया जाता था, मोर पावरफुल कंट्रीज उन पे अटैक कर दिया करती थी।
तो जो नेटिव इनहैबिटेंट्स हैं वो बहुत स्मॉल है, उनको हार्डली किसी टाउन वगैरह में देखा जा सकता है, जबकि एशियंस और यूरोपियंस ने मेजॉरिटी ऑफ द जगह घेर रखी है। उन्होंने इसका नाम भी, इन जगहों का नाम भी कुछ रिवर वगैरह से रिलेटेड ही रखा था, जैसे कि ओयो मिसिसिपी, सीतल यूएसए, और शासकाशेवान इन कनाडा, ओलोगोंग, परमात्ता इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसा लग रहा है मैं कोई मंत्र बोल रही हूँ, पर ये मंत्र नहीं है, ये नाम है। सो दी इनको मतलब नेटिव नेम्स इस टाइप से इनको रखे गए। अब टिल द मिडल एंड 20th सेंचुरी में जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है वो डिस्क्राइब क्या करती है कि यूरोपियन ने डिस्कवर किया, देखिए सो कॉल्ड डिस्कवर, उन्होंने ही ढूंढा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जैसे उनके पिताजी का राज था वहाँ पे, बट उनको यही लगता था कि हाँ सच में ही उनके पिताजी का राज है, ये उनका ही माल है, उन्होंने ढूंढा तो उनका। भैया यहाँ क्लास में पड़ी हुई पेंसिल पेन मिल गया है क्या कि जिसको मिला उसका, बट इनका सोच ही यही था। और उन्होंने जो नेटिव्स थे ना उनको पता है क्या बोला कि ये बड़े हॉस्टाइल थे यूरोपियन के प्रति। हॉस्टाइल क्या होते हैं कि इन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, यूरोपियन को दुश्मन मानते थे। बेटा दुश्मन को दुश्मन ना मानोगे तो क्या यार मानोगे। मतलब जब ब्रिटिशर्स थे आपके यहाँ पे, या कल को कोई सा जो ना आ जाए, मान लो चाइना वाले आके कल को कहने लग जाए कि जी हमने इंडिया ढूंढा, हमने इंडिया ढूंढा, इंडिया हमारा, हम तो भाई साहब पता नहीं क्या ही कर देंगे। हम इंडियंस को तो गुस्सा आ गया तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और हम यूपी वालों को आ गया हम तो आग ही लगा देते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी तो यही हुआ था भैया, गांधी जी ने बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है चुप रहो। अब अंग्रेजों ने सोचा भी अगर सारे ही चुप रहेंगे हमें तो यहाँ से जाना पड़ेगा, तो उन्होंने देखा जी सबसे ज़्यादा परेशान कौन, तो जी यूपी वाले। तो गोरखपुर के पास चोरी चोरा विलेज में कर दी उन्होंने दंगई भाई साहब, हमने गले काट के टांग दी, आग ही लगा दी पूरे पुलिस स्टेशन में, भैया हाथ लगा के दिखाए कोई सा। सो अब पर हर जगह वो सारी चीज़ें चल नहीं पाती हैं, कई बार आपको हिंसा का सहारा ना लेते हुए बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सोच रखनी पड़ती है। तो हम बात यहाँ पे यूरोपियंस की कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये जो जन है ना ये हमको हॉस्टाइल समझते हैं, हमको नालायक समझते हैं, ये हमको दुश्मन मानते हैं आपका। अब देखिए जो अमेरिकन लोग थे, सच में जो नेटिव थे वहाँ के, उन्होंने अब तक अपनी हिस्ट्री नहीं लिखी थी, लेकिन मच लेटर फ्रॉम 1960 जो नेटिव पीपल थे ना, उन्होंने क्या करा कि मतलब वो पीपल एनकरेज हुए अपनी हिस्ट्री अपने तरीके से लिखने की। अब देखिए ब्रिटिशर्स हमारी हिस्ट्री क्या लिखते हैं, वो कभी ये नहीं लिखते कि हमने वहाँ पे तबाही मचाई, हमने उनका सारा सोना लूट दिया, इंडिया सोने जैसी सोने की चिड़िया को तबाह करके रख दिया। वो क्या देखते हैं कि दीज पीपल आर लाइक वेस्ट, इनको हमने सिविलाइजेशन सिखाया, इनको हमने तमीज सिखाई, इनको हमने सही से जीना सिखाया। वो लोग एक थ्योरी यूज करते थे, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। अब व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का मतलब क्या है कि जो भगवान है ना अच्छे लोगों को गोरा बनाता है, और जो नलायक हैं स्लेव टाइप लोग हैं उनको ब्लैक बनाता है। तो सारे व्हाइट लोगों की ड्यूटी है इन ब्लैक लोगों को सिविलाइजेशन सिखाना। इसीलिए मोस्टली इन्होंने जिन कंट्रीज पे अटैक किया वो ब्लैक कंट्री थी। तो दैट वाज वेरी 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 रॉन्ग। अब अटैक करके दिखाओ, आजा बेटा आजा, हम यहीं तैयार हैं लाठी डंडे लेके, यही मिल जाएंगे तुझे इधर इधर ही बॉर्डर पे। सो दैट वाज द थिंग वो जो उन्होंने यूज़ करी थी। फिर उन्होंने इंडिया की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया था। ऐसे ही जहाँ पे भी यूरोपियन लोग अटैक करते थे, बड़े चालाक बंदे होते थे भाई साहब, बड़े चालाक। मतलब ये आते ही हम भोले भाले, हम इनोसेंट लोग, ऊपर से बड़ी सारी कमियां भी थी हमारे में कि हम रिलीजन के नाम पे भेदभाव कर रहे थे, हम औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो उन्होंने उस सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया, डिवाइड एंड रूल किया, तो हर जगह यही काम किया करते थे ये। पर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन को भी लगा, जो नेटिव अमेरिकन थे, कि हमें अपनी हिस्ट्री अपने टाइप से लिखनी चाहिए। तो उन्होंने लिखी भी, काफ़ी सारी उनकी जो आर्ट है और उनकी जो भी चीज़ें हैं वो म्यूज़ियम्स में लगी हुई हैं आज भी। तो जो न्यू नेशनल म्यूज़ियम ऑफ अमेरिकन इंडियन है वो यूएसए में, और वो स्टार्ट भी किसके द्वारा किया कराया गया, बनाया ठीक से किसके द्वारा, अमेरिकन इंडियंस के द्वारा खुद ही बनाया गया था। अब यूरोपियन इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म क्या होता है, इम्पेरियल इज अ टर्म जो एरिस्टोक्रेट्स के लिए यूज हम कर सकते हैं, कि जो इम्पेरियल क्लास है वो क्या करेगी, वो दूसरी जगहों पे आके रूल करेगी। अब जो अमेरिकन एम्पायर्स है स्पेन और पुर्तगाल का, उन्होंने अपने आप को कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाए वो 17th सेंचुरी में। उसके बाद जो भाई साहब ये फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, उन्होंने कहा अब हम मचाएंगे तबाही, अब हम आ गए हैं, आई एम अ राइडर, प्रोवाइडर, और इस टाइप से वो आ जाते हैं।
और उन्होंने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में। मतलब आयरलैंड को भी वो अपनी कॉलोनी मानते थे। क्यों मानते थे? ऐसे ही कि भाई साहब यहाँ पे जो आयरलैंड है ज़्यादातर इंग्लिश लोग रहते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं, तो इंग्लिश लोग सेटल हो जाओ तो ये हमारी कॉलोनी है। सच में पिताजी का राज मानते थे, ये मजाक की बात नहीं है। अब 18 सेंचुरी से ये चीज़ बहुत ऑब्वियस हो गई कि ये सारी चीज़ें प्रॉफिट के लिए की जाती हैं। अब डायरेक्ट आप जाके ठीक है प्रॉफिट कमा रहे हो, बट उसके बाद लालच बहुत बड़ा और उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल करने का सोचा। जैसे साउथ एशिया में हम देखें, इंडिया में ही हम देखें, ट्रेडिंग कंपनी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने खुद को पॉलिटिकल पावर्स दी और लोकल रूलर्स को डिफीट किया, उनकी टेरिटरी को अनेक्स कर दिया, उल्टे सीधे रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे जो हमें मानने पड़ते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने ठीक है जो ओल्डर था वही चलाया, लैंड ओनर से टैक्स लिया करते थे। रेलवे वगैरह क्यों बनाए? भाई हमारे भले के लिए, तो जो बनाए सो बनाए, उन्होंने अपने भले के लिए बनाए थे कि उनसे उनका ट्रेड आसान हो जाएगा। माइंस बनाई, प्लांटेशंस बनाए, सब उनके फायदे के लिए, बच्चे कुछ हमारे फायदे के लिए नहीं था। कभी ये सोच के थोड़ी करे थे हाय मेरा बच्चा भारत, इसका भी कुछ भला हो जाए। ये सोचते दीज आर आवर colonies and we have to get out the maximum profit out of our colonies, otherwise we will kill that people, इस टाइप से बोलते थे वो कुछ। तो अफ्रीका में जो यूरोपियंस थे वो ट्रेड करा करते थे कहाँ पे? कोस्ट नहीं, कोस्ट क्या होता है? जो समुद्र वाली लाइन वाला एरिया होता है जहाँ पे बराबर में सी होता है। तो साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं किया करते थे। क्यों नहीं किया करते थे? वहाँ पे वो अदर चीज़ें किया करते थे। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो कई सारी यूरोपियन कंट्रीज एक साथ अटैक कर रहे थे अफ्रीका पे, क्योंकि अफ्रीका उस समय वीक था। अफ्रीका इज़ अ पुअर कॉन्टिनेंट कंपैरेटिवली, तो उनको लगता था कि पुअर लोगों पे अटैक करना ज़्यादा आसान होता है। तो उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज आपस में ही थोड़ा सा उनका मतभेद हो गया था, तो उन्होंने अफ्रीका की कुछ कुछ कॉलोनीज आपस में डिवाइड कर दी थी। अब जो टर्म सेटलर है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है फॉर डच के लिए साउथ अफ्रीका में, ब्रिटिश के लिए आयरलैंड में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिश के लिए, यूरोपियंस के लिए अमेरिका में। अब ऑफिशियल लैंग्वेज जो इन सो कॉल्ड कॉलोनीज की है वो है इंग्लिश, एक्सेप्ट इन कनाडा। कनाडा में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो है फ्रेंच। फ्रेंच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कनाडा। अब जो नेम्स हैं जो यूरोपियंस ने दिए थे टू द कंट्री ऑफ सो कॉल्ड न्यू वर्ल्ड, जो सो कॉल्ड उन्होंने डिस्कवर किया था, अमेरिका कहाँ से दिया गया? तो ये फर्स्ट यूज्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ ट्रेवल्स ऑफ अमेरिगो वेस्प्यूशी, इसके नाम पे दिया गया। कनाडा जो वर्ड है वो कनात, कनात का मतलब होता है विलेज। कौन सी लैंग्वेज में? जो हुरॉन इरोक्विस लैंग्वेज है। और ये हर्ड किसके द्वारा सुना, किसके द्वारा गया था? एक्सप्लोरर जैक्स कार्टियर के द्वारा 1535 में। ऑस्ट्रेलिया टर्म का क्या है? 16 सेंचुरी जो नेम है, 16 सेंचुरी नेम फॉर लैंड इन ग्रेट सदर्न ओशन, ऑस्ट्रल जो है उसके नाम पे रखा गया, जिसका लैटिन में मीनिंग होता है साउथ। न्यूजीलैंड नेम गिवन बाय तस्मन ऑफ हॉलैंड, हु वाज द फर्स्ट टू साइट 3 आइलैंड्स ऑफ 1642। अब जो ये हमारे तस्मन है हॉलैंड के, इन्होंने क्या देखा? 3 बड़े बड़े आइलैंड देखे उन्होंने फिर कहा कि हाँ हाँ ये हमने ढूंढा है, कुछ नया जी लैंड है। जी का मतलब होता है सी, डच की भाषा में जी का मतलब होता है सी, सी मतलब समुद्र। तो न्यू, नया, जी जो समुद्र, लैंड, न्यू जीलैंड, इस तरीके से उसका नाम उन्होंने रखा था। सो इस पार्ट में, इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। अब इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड